स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी टीचर्स का। अभी मैं और डॉक्टर देवव्रत यही डिस्कस कर रहे थे कि अध्यापक जो है मेरे ख्याल से हमारे समाज का जो जो नींव है वही लोग रखते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अध्यापकों तक पहुंचती है तो नेचुरली वो स्टूडेंट्स के माइंड्स में इंस्टिल हो जाएगी और एज वी गो फॉरवर्ड हम एक बहुत ही ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक है, जैसा प्रियंका जी ने ब्रीफ में बताया, वो है सार्कोमा। और मुझे विश्वास है बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं, उनमें से काफी कॉमन है और अनफॉर्चुनेटली इसका इंसिडेंस भी काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन सार्कोमा एक इतना रेयर कैंसर है कि लोगों को ये पता भी नहीं होता, ज्यादातर लोगों को, कि हड्डियों में और मसल्स में भी कैंसर हो सकता है। और ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ना सिर्फ जनरल पॉपुलेशन बल्कि इवन डॉक्टर्स भी ये कई बार सोच नहीं पाते कि हाथ या पैर में कोई सूजन है तो वो एक्चुअली कैंसर हो सकती है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है उसको टाइमली रेफर करना और टाइमली ट्रीटमेंट शुरू करना। तो हम लोग सोच रहे थे कि कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करें, और सबसे अच्छा जो हमको तरीका लगा, इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन इनफॉर्मल डिस्कशन विच विल बी अ टू वे इंटरेक्शन। मुझे पता है टीचर्स को पढ़ाना पसंद है, तो हम भी आपसे सुनने और पढ़ने के लिए तैयार हैं। और कोई और आपके मन में सवाल हो तो विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। तो इस नोट के साथ मैं डॉक्टर देवव्रत को हैंड ओवर कर रहा हूं। तो हम दोनों मैक्स हॉस्पिटल में सार्कोमा मैनेजमेंट टीम के पार्ट है। ये बहुत बड़ी और स्पेशलाइज्ड टीम है, और एज अ टीम हम लोग सिर्फ सार्कोमा देखते हैं, वही हमारा पैशन है। और हमारा एम यही है कि अपने आसपास और जितना हो सके दूर तक सार्कोमा का समय से इलाज हो, समय से डिटेक्शन हो, और इससे हम समाज को छुटकारा दिला पाए। तो डॉक्टर देवव्रत प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर करें और शुरू करें आज का डिस्कशन। थैंक यू डॉक्टर अक्षय, एंड आप सबका, प्रियंका जी का, फाउंडेशन का, पलवल के ऑफिस बेयरर्स का, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रिंसिपल साहब, स्कूल टीचर्स, सबका आभार है कि आप लोग यहाँ पे समय निकाल के आए हैं। जैसा अक्षय जी ने कहा कि आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं समाज में, और हम जितना आभार व्यक्त करें आप लोगों की तरफ उतना ही कम है। और बहुत जरूरी है कि आप लोग इस बहुत बड़ी बीमारी जो कि कैंसर है, और सार्कोमा जो एक किस्म का कैंसर है, इसके बारे में हम अवेयरनेस बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम देख रहे हैं कैंसर और सार्कोमा बढ़ रहा है। और बहुत जल्द जब इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि मलेरिया, टीबी पे हम कंट्रोल कर पाएंगे तो कैंसर और सार्कोमा दोनों ही उभर के आएंगे सबसे बड़े बीमारियों के रूप में हमारे देश में। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, फैसिलिटीज कुछ कम है, इस वजह से ज्यादातर लोगों को जब ये बीमारी कैंसर और सार्कोमा दोनों ही पकड़े जाते हैं तो बहुत एडवांस स्टेज में पकड़े जाते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट ना केवल और जटिल हो जाता है और कठिन हो जाता है और महंगा भी हो जाता है। और ये हमारी चेष्टा है, मैं और अक्षय और मैक्स की, हमारी कैंसर की टीम, और इनफैक्ट सारे ही कैंसर स्पेशलिस्ट देश भर में, हमारी यही चेष्टा है कि हमारे पास या तो मरीज ना आए, प्रिवेंशन ही हम कर लें, और आए तो इतनी अर्ली स्टेज पे आए कि इनका ट्रीटमेंट और उनका क्योर ज्यादा इजीली पॉसिबल। सो हम बहुत जल्दी से जाएंगे, और ये एक सवाल और जवाब के रूप में वो है। तो सार्कोमा एक शब्द हम बहुत ऑफन सुनते हैं, और मुझे पता है कि जब हम कैंसर के शब्द का प्रयोग करते हैं तो ज्यादातर लोगों को पता है कि कैंसर क्या चीज है, बट जब हम सार्कोमा में आते हैं तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों को नहीं पता ये सार्कोमा क्या चीज होती है। तो मेरा सवाल डॉक्टर अक्षय से है। डॉक्टर अक्षय, आप कुछ बताएंगे ये सार्कोमा क्या है, किस किस्म की? तो देवव्रत, सार्कोमा एक तरह का कैंसर है। तो हमारे बॉडी में हम लोग जानते हैं, और हमारे बायोलॉजी के टीचर्स अगर हैं तो वो और अच्छा समझेंगे कि एक खास तरीके का टिश्यू होता है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इनमें हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स, ये सारी चीजें आती हैं, नर्व्स, ब्लड वेसल्स। तो ये सब जो है कनेक्टिव टिश्यू, इनमें अगर कैंसर हो जाए
तो इसको हम सार्कोमा कहते हैं। नेचुरली ये कनेक्टिव टिश्यूज हमारे हाथ या पैर में ज्यादा है, लेकिन ये बॉडी के हर हिस्से में है, और इसलिए सार्कोमा जो है हाथ या पैर में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां सार्कोमा नहीं हो सकता। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल से अगर हम सार्कोमा देखें तो 50 या प्रोबेबली 50 से भी ज्यादा अलग किस्म के सार्कोमा है, जिसका मतलब ये है कि सार्कोमा एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, ग्रुप ऑफ कैंसर्स है सो टू से। हालांकि हर सार्कोमा, हर किस्म का सार्कोमा अपने आप में एक अलग बीमारी है, जिसका कुछ हद तक इलाज कभी कभी कुछ अलग किस्म से किया जाता है। और जैसे डॉक्टर अक्षय ने बिल्कुल यही सही कहा कि अलग अलग हिस्सों से, और शायद शरीर के सारे ही हिस्सों से सार्कोमा पनप सकता है। ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि या तो ये हाथ में या पैरों में ज्यादा कॉमनली होता है, परंतु अगर आप और डिटेल में देखेंगे तो हम ये भी जानते हैं कि शरीर के सारे ही हिस्सों से सार्कोमा निकलता है। हमने बीमारियों के लक्षणों के ऊपर, बीमारियों के बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रवृत्ति के ऊपर, उसकी फितरत के ऊपर हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं, और क्योंकि इनका बायोलॉजिकल बिहेवियर अलग होता है तो कुछ हद तक इनके ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस आता है। हम सुनते हैं डॉक्टर अक्षय कि कुछ सार्कोमा को हम कहते हैं कि बच्चों के सार्कोमा है, कुछ सार्कोमा बोन के सार्कोमा है, कुछ सार्कोमा सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। तो ये क्या चीज है? तो जैसा आपने कहा, सार्कोमा 50 से ऊपर करीब 60-70 वैरायटी के सार्कोमास होते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो सार्कोमा दो वैरायटीज हैं, बोन के सार्कोमा जो हड्डियों में शुरू होते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा जो हड्डियों के बाहर शुरू होते हैं, जैसे कि मसल्स, टेंडन्स इत्यादि। तो जो बोन सार्कोमास है वो हमने देखा है कि बच्चों और एडोलेसेंट्स में, हमारे किशोरों में ज्यादा पाए जाते हैं। सो ये बोन का सार्कोमा एक प्राइमरीली जो एज ग्रुप अफेक्टेड है वो है 10 साल से लेके 25 साल, टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ये एज ग्रुप, और हमारे टीचर्स से ज्यादा ये कौन जानेगा कि ये ऐसा एज ग्रुप है जिनको खेल कूद में बड़ी रुचि होती है, आए दिन उनको चोट लगती रहती है। तो कोई भी दर्द हुआ तो माता पिता और इवन डॉक्टर्स भी यही समझते हैं कि खेल रहा था, चोट लग गई, और उस सूजन को और उस दर्द को कुछ दिन इग्नोर किया जाता है, जो कि एक हद तक सही है, क्योंकि उसमें किसी को चोट लगी तो कुछ दिन दर्द रह ही सकता है। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि कोई भी चोट या सूजन अगर 2 से 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही है दवाइयों से, रेस्ट से, तो उसको चोट का सिर्फ नाम देके इग्नोर ना किया जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसी वक्त उसको इन्वेस्टिगेट करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं। यूजुअली आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे और एक एक्सरे, और अगर जरूरत लगी तो एमआरआई से उसकी जांच होनी चाहिए। ज्यादातर केसेस में जहां ये सिर्फ एक चोट है या ऐसी कोई चीज है जिससे दर्द शुरू हुआ है, तो वो बिना इलाज के या रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन एंड पेन की दवाइयां, इनसे ठीक हो जाता है। लेकिन जहां हमें लगता है कि 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, इसको इग्नोर ना करके इसको हमको किसी को दिखाना चाहिए और फर्दर जांच करनी चाहिए। और दूसरा जो आपने कहा सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, ये दूसरी वैरायटी है। ये बिल्कुल इसके विपरीत और ओल्डर एज ग्रुप में होता है, मिडिल एजेड या एल्डरली लोगों में होता है, और ये मसल्स में होता है। खासियत ये है कि सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास में ज्यादातर पेनलेस होते हैं, जहां हड्डी के सार्कोमास पेनफुल होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू के कैंसर्स, मसल के कैंसर्स ज्यादातर केसेस में पेनलेस होते हैं। तो वहां भी एक टेंडेंसी होती है कि कोई चीज मुझे दर्द नहीं दे रही है तो ये मेरे लिए हानिकारक नहीं होगी, और उसको कई बार इग्नोर किया जाता है और बढ़ने दिया जाता है। तो वहां भी ये हम हमेशा कहते हैं कि देवव्रत 5 सेंटीमीटर से बड़ी स्वेलिंग अगर हमारे हाथ या पैर में है जो दिख रही है, और स्पेशली जो समय के साथ बढ़ रही है, उसको हमें जरूर उसकी जांच होनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो उसका एमआरआई और इवन बायोप्सी भी करनी चाहिए, जस्ट टू बी श्योर कि हमारे हाथ या पैर में कोई सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा तो नहीं है। सो डॉक्टर अक्षय, अगर मैं सही समझूं तो ये बीमारी एक छोटे बच्चे में जो कि 10 साल का है उसमें भी हो सकती है, और इसी तरीके की बीमारी, चाहे वो बोन कैंसर ना हो बट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा हो, तो एक ज्यादा उम्र के व्यक्ति में या महिला में भी हो सकती है। मतलब एज का कोई बैरियर नहीं है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, जैसा आप कह रहे हैं कि
कुछ केसेस में तो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि 5 सेंटीमीटर से बड़ी कोई स्वेलिंग है जो कि समय के साथ बढ़ रही है, या कोई दर्द है जो कि 10-15 दिन 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, तो ये कई बार सार्कोमा की तरफ पॉइंटर कर सकते हैं। बट उसी तरह अगर पेट से कहीं सार्कोमा निकल रहा है और किसी को अनएक्सप्लेन्ड पेट में फुलाव हो या जल्दी पेट भर रहा हो या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, उस केस में भी अगर ऐसा हो तो आपका ये कहना है कि जरूरी नहीं है सार्कोमा हो, बट एक मेडिकल कंसल्टेशन इस समय पे लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर सार्कोमा है तो उसके यही लक्षण होते हैं, सार्कोमा का कोई सेपरेट लक्षण नहीं होता। इनफैक्ट कई बार हम देखते हैं डॉक्टर अक्षय की खासतौर से जो पेट के सार्कोमास होते हैं, हम जब ऑपरेट करके निकालते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 किलो के ट्यूमर निकलते हैं। और शायद उसका कारण यही है कि कुछ वेग सिम्टम्स हैं जो रहे मरीजों में होते हैं, पर मरीजों को कभी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई कैंसर या सार्कोमा का सिम्टम होगा, और इसलिए बहुत लेट हो जाके मेडिकल कंसल्टेशन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब भी हम ऐसी कोई डिस्कशन करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल जब भी किसी बीमारी के बारे में बोलते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्या क्या ये ऐसी कोई बीमारी है जिसका कोई आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर है, या क्या ये परिवारों में हो सकती है, या कुछ और एसोसिएशन है। तो क्या आपको लगता है कोई रिस्क फैक्टर होता है या क्या होता है? So, ज्यादातर सार्कोमास एक्चुअली रैंडम अकरेंसेस है। ज्यादातर केसेस में हम कोई फैक्टर ऐसा नहीं बता सकते कि किसी मरीज के साथ ऐसा क्यों हुआ। अक्सर लोगों को लगता है कि क्या ये कुछ खाने से हुआ, किसी एनवायरमेंटल एक्सपोजर से हुआ, या सबसे ज्यादा कि मुझे चोट लगी थी उसके बाद से ये सूजन शुरू हो गई। कोई ना कोई चोट मरीज को याद आ जाती है कि ये इंजरी हुई थी और इसी से मुझे ये सार्कोमा हो गया, या ये स्वेलिंग हो गई, या कोई चोट लगी, ब्लड कलेक्ट हुआ और वो कैंसर में परिवर्तित हो गया। अक्सर और ज्यादातर केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और हमें कोई भी ऐसा एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर नहीं पता चल पाता जिन पेशेंट्स में सार्कोमा है। हाँ, एक बहुत माइनर, एक माइनॉरिटी में ऐसा होता है कि हम कह सकते हैं कि कुछ हेरिडिटरी कंडीशंस हैं जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, या कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं। कभी कभी रेडिएशन से एक्सपोजर, किसी और कारण से रेडिएशन हुआ हो, या इलाज के लिए रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ हो, तो उन केसेस में कभी कभी इस कारण से सार्कोमास बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें कोई रिस्क फैक्टर पता नहीं है, और यही कारण है कि लोग पूछते हैं कि हम क्या करें कि हमें सार्कोमा ना हो। तो अनफॉर्चुनेटली हम, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानना भी चाहिए कि किस तरह सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल और अन्य चीजें जो कि हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं, उनसे हमें बचना है। सार्कोमा के केस में हम ऐसा कोई पिन पॉइंट करके कोई फैक्टर बता नहीं सकते हैं कि जिससे हम ये कह पाए कि आप इससे बचिए तो आप सार्कोमा से बचे रहेंगे। तो सार्कोमा के केस में अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। जितना जल्दी हम सार्कोमा को पिकअप करके डायग्नोज कर पाएंगे, उतना ही हम इसका सफल इलाज कर पाएंगे और इससे बचे रह सकेंगे। ये आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया कि अनफॉर्चुनेटली सार्कोमा की प्रिवेंशन के लिए कोई फैक्टर्स नहीं है, बट तब भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ना प्रोबेबली 5% से भी कम लोगों में हम कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई कर पाते हैं वाकई कोई रिस्क फैक्टर होता है। और हम बहुत बार बात करते हैं कि तंबाकू वगैरह नहीं खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, बट इसका अनफॉर्चुनेटली कोई सार्कोमा से अभी तक आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर, बट सबको, क्योंकि ये एक माध्यम है कैंसर अवेयरनेस का भी, और हमारे साथ स्कूल के टीचर्स जुड़े हुए हैं, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम सार्कोमा के स्कोप से बाहर निकलें, अगर हम कैंसर को एक बीमारी के तरह देखें, तो भारतवर्ष में होने वाले कैंसर्स में 40 से 45% जो कैंसर्स हैं वो लाइफस्टाइल रिलेटेड हमें लगते हैं। लाइफस्टाइल में तंबाकू और शराब का सेवन है, लाइफस्टाइल में डाइटरी फैक्टर्स हैं, खासतौर से अब जो हमारी थोड़ी वेस्टर्नाइज डाइट हो रही है जिसमें जंक फूड ज्यादा हो रहा है, फैट इंटेक ज्यादा है, शुगर इंटेक ज्यादा है, इंक्रीजिंगली जो हम एक्सरसाइज कम कर पा रहे हैं, व्यायाम कम हो रहा है। ये कहा जाता है कि रोज आधे से पौना घंटा व्यायाम करना बहुत जरूरी है सेहत के लिए।
वो व्यायाम का समय हम नहीं ढूंढ पाते हैं। कोविड महामारी के चलते अब वैसे ही बाहर निकलना काफी मुश्किल है। ओबेसिटी का एक एपिडेमिक आ रहा है, हम देख रहे हैं मोटापा बढ़ रहा है। हमें ये पता है कि कैंसर जो है, खासतौर से मुंह के कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, ये लंग कैंसर, ये टोबैको रिलेटेड है। शराब के सेवन से मुंह के कैंसर, फूड पाइप, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत के कैंसर, लैक ऑफ एक्सरसाइज से ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, और मोटापे की वजह से भी करीब 5 से 7 अलग किस्म के कैंसर है। तो हालांकि इन लाइफस्टाइल फैक्टर्स का सार्कोमा के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, परंतु ये लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, सही डाइट, मोटापे पे कंट्रोल, एडिक्शन से दूर रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बाकी कैंसर्स के इंसिडेंट्स को काफी कम करता है। सो अक्षय, हम सार्कोमा की तरफ वापस लौट के आते हैं। सो अगर आपके पास कोई सार्कोमा का मरीज आता है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई भी कैंसर का फर्स्ट डायग्नोसिस तो बायोप्सी है। तो क्या बायोप्सी तरीका है, या आप कुछ और इमेजिंग, कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी कराते हैं? और अगर बायोप्सी ही करनी है तो कौन सबसे सही इंसान है? कौन, कोई सर्जन है या ऑर्थोपेडिशियन है? कौन सबसे सही इंसान है जो बायोप्सी कर सके? तो बहुत ही अहम सवाल है, और मुझे नहीं लगता इससे इम्पोर्टेंट कोई सवाल होगा जहां तक सार्कोमा की बात हम करें। तो शुरुआत में जहां तक हड्डी के सार्कोमा का सस्पिशन है, एक एक्सरे जरूर कराया जाएगा जहां भी ऐसा लगेगा कि शायद इस पेशेंट को बोन ट्यूमर है या बोन का कैंसर है। और उस एक्सरे से ज्यादातर केसेस में हम बता पाएंगे कि क्या ये कैंसरस हो सकता है या सिर्फ एक नॉन कैंसरस बोन का सिस्ट है। और उसके ऊपर बेस हमारा फर्दर टेस्ट होगा। अगर हमें लगता है कि बोन के सार्कोमा जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा, या थोड़े से एल्डर एज ग्रुप में कॉन्ड्रोसार्कोमा, तो ये हड्डी के सार्कोमा अगर हमें लगते हैं, या इवन सॉफ्ट टिश्यू के सार्कोमा अगर लगते हैं, तो एमआरआई एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी है जिससे हम डिटेल्स जान सकते हैं कि ये सार्कोमा अगर है तो वो कितना बड़ा है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा सीटी स्कैन कभी कभी किया जाता है हड्डी का स्ट्रक्चर देखने के लिए, और पेट सीटी या बोन स्कैन, ये ऐसी जांचें हैं। और इनफैक्ट सीटी स्कैन चेस्ट का कई बार अलग से किया जाता है, जहां हम ये देखते हैं कि ये सार्कोमा अपनी ही जगह है या शरीर में कहीं और भी फैल चुका है, जिसको हम स्टेजिंग कहते हैं। तो ये दो तरह की हम इमेजिंग करते हैं, एक्सरे, एमआरआई उस सार्कोमा को देखने के लिए, और पेट सीटी, सीटी स्कैन और बोन स्कैन उसका स्प्रेड अगर कहीं हुआ तो नहीं है बॉडी में, उसको देखने के लिए। और जहां तक बायोप्सी का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जो सवाल है, वो सार्कोमा के केस में, हालांकि हर कैंसर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट सार्कोमा के केस में वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि यार बायोप्सी से छेड़ दिया तो कैंसर बढ़ने लगेगा, बायोप्सी जब से हुई है मेरा कैंसर बढ़ गया और खराब हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बायोप्सी सही जगह और सही डॉक्टर द्वारा की जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंसर का डायग्नोसिस बायोप्सी के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, और बायोप्सी के बाद ही हम कह सकते हैं या सार्कोमा है भी या नहीं, और अगर है तो कौन से टाइप का सार्कोमा है, क्या इसकी पहले ऑपरेशन होना चाहिए या पहले उसका कीमोथेरेपी से इलाज होना चाहिए, या ये अगर सार्कोमा है ही नहीं तो ये क्या है, क्या ये कुछ और है। ये सारी ही चीजें बायोप्सी से तय होती है। जहां तक सार्कोमा का सवाल है, बायोप्सी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे सर्जन द्वारा होनी चाहिए या ऐसे सर्जन की गाइडेंस में होनी चाहिए जो सार्कोमा की सर्जरी में ट्रेंड है, जिनको हम सार्कोमा कहते हैं, सार्कोमा सर्जन्स कहते हैं, या ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ये लोग होते हैं, ये ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं जिन्होंने सार्कोमा की सर्जरी में ट्रेनिंग ली हुई है, और ये ज्यादातर यही काम करते हैं, ये सार्कोमा सर्जरी छोड़ के बाकी सर्जरीज नहीं करते हैं। पहले हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग थे जब हम लोगों ने काम शुरू किया था, लेकिन अब हम देखते हैं फॉर्चुनेटली हर शहर में ऐसे सर्जन्स अवेलेबल हैं, और यूजुअली आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को पता होगा कि आसपास सार्कोमा सर्जरी कहाँ होती है और ऐसा कौन सा सेंटर है। और ये ना सिर्फ सर्जन, बट जैसे देवव्रत आप खुद एक सार्कोमा के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हमारी सार्कोमा डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप में रेडियोलॉजिस्ट भी सार्कोमा ही देखते हैं, पैथोलॉजिस्ट भी सार्कोमा के लिए अलग हैं। इसी तरह पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो कि सिर्फ बच्चों के सार्कोमा का इलाज करते हैं,
और मैं सार्कोमा की सर्जरी करता हूं, सो ऐसी टीम जहां पे हर कोई सार्कोमा के लिए स्पेशलाइज्ड है, सबसे सही जगह है इस बायोप्सी को करने के लिए। और अगर भगवान न करे किसी का सार्कोमा डायग्नोज होता है तो उसके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ऐसे ही सेंटर्स बेस्ट हैं। ये बार बार प्रूव हो चुका है कि सार्कोमा का आउटकम ऐसे ही सेंटर्स पे सबसे अच्छा होगा जहां पे सार्कोमा की स्पेशलाइज्ड टीम है। रीजन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सार्कोमा सारे कैंसर्स का 1% या उससे भी कम होता है। अब आप सोच सकते हैं कि जो कैंसर इतना रेयर है उसको ट्रीट करने वाली टीम्स भी रेयर ही होंगी। तो किसी को अगर सार्कोमा का शक है तो उसको डॉक्टर्स यूजुअली ऐसे ही सेंटर पे भेजते हैं जहां पे ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट उनको देखें और फिर फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करें। और ये बायोप्सी भी उन्हीं के हाथ से होनी चाहिए। ये ना सिर्फ पेशेंट की जान बचाने में अहम है, बल्कि उसका हाथ या पैर के एम्पुटेशन ना हो उसके लिए भी बहुत अहम है। सो जो मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर अक्षय, वो ये है कि नंबर 1, अगर सार्कोमा का सस्पेशन है तो सिंपलेस्ट इमेजिंग जो हम कर सकते हैं एक्सरे है। हालांकि हम इंक्रीजिंगली और सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग जैसे एमआरआई सीटी का उपयोग कर रहे हैं। जरूरी है कि कहीं पे भी अगर कोई शक है तो या तो हम उस शक को तुरंत क्लियर करें एक हायर इमेजिंग से, और जरूरत रहते हुए सही व्यक्ति में जो कि आइडियली एक सार्कोमा स्पेशलिस्ट है। क्योंकि जो मेरी समझ है कि अगर कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे मरीज देखते हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन सही हुआ, बायोप्सी भी हुई, बट बायोप्सी कुछ इस किस्म से हो गई कि आपको जब सर्जरी करने का समय आया तो या तो सर्जरी का एक्सटेंड बढ़ गया, आपको ज्यादा हिस्सा काट के निकालना पड़ा। कई बार हमने देखा है कि हमें एम्पुटेशन भी करना पड़ा है रेयरली, हम जहाँ पे अदरवाइज टांग बच सकती थी या हाथ बच सकता था, क्योंकि बायोप्सी कुछ गलत किस्म से हुई और आपको वो हिस्सा निकालना पड़ा। तो ये बहुत जरूरी है कि सार्कोमा के सही सेंटर पे जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई सिचुएशन में आपके डॉक्टर डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाए, और अगर डायग्नोसिस में जिसको हम कहते हैं कि एक सार्कोमा की पॉसिबिलिटी है, तो आप उस सिचुएशन में वहीं ना रुके, उसको फर्दर टेस्टिंग, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो सीटी हो, चाहे वो बायोप्सी हो, वो अवश्य करें। क्योंकि सही समय रहते अगर पकड़ लें तो जैसा डॉक्टर अक्षय बार बार कह रहे हैं कि हमारा क्योर का चांसेस बेटर हो जाता है। तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, कैंसर स्टेजिंग। सो हम कैंसर्स को अलग अलग स्टेज पे डिफाइन करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। और हमने कई बार सीरियल्स में और पिक्चरों में देखा है लास्ट स्टेज की बीमारी है, चौथी स्टेज की। और ये कैंसर स्टेजिंग क्या है, सार्कोमा में इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कैंसर की स्टेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और कैंसर की शुरुआत में ही ये स्टेप जो है वो अचीव कर लिया जाता है। जहां भी सार्कोमा का शक है या जहां सार्कोमा का डायग्नोसिस हो चुका है, आपके डॉक्टर या आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, स्पेशली जो सार्कोमा का ही इलाज करते हो, वो चाहेंगे कि इसको स्टेज किया जाए। उसका मतलब ये है कि क्या वो कैंसर या सार्कोमा अपनी ही जगह पे है, लिमिटेड है, या वो शरीर में कहीं और फैल चुका है। उसके लिए बाकी बॉडी के लिए डिटेक्शन जहां ये सार्कोमास कॉमनली जा सकते हैं, जो कि मेनली है लंग। तो सार्कोमास का अगर मेटास्टेसिस होता है, जिसको कहते हैं कि बॉडी में कहीं और स्प्रेड होता है, तो ज्यादातर केसेस में वो हमारे फेफड़ों में या लंग्स में होता है। तो एक सीटी स्कैन लंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेट स्कैन का इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि न सिर्फ लंग्स बल्कि बॉडी के और हिस्सों को भी देखता है। स्टेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो हम डॉक्टर को और पेशेंट को ये पता चल जाए कि उसके ठीक होने के चांस कितने हैं, क्योर का चांस कितना है। हम सब जानते हैं कि सार्कोमा एक क्यूरेबल डिजीज है, बशर्ते वो समय से पिकअप हो जाए। इससे पहले कि वो स्टेज एडवांस्ड हो जाए, अगर वो डायग्नोज हो जाता है और ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो सार्कोमास क्यूरेबल है। और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं, और प्रियंका जी आप भी जानती हैं कि इतने सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिसमें कि सार्कोमा के सर्वाइवर्स एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और इससे अच्छी खुशी की बात किसी के लिए भी कोई नहीं हो सकती। प्रियंका जी आप भी जिसके लिए काम कर रही हैं, और हम सभी इसमें लगे हैं। तो स्टेजिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योर का चांस कितना है, और हमको ट्रीटमेंट कहां से शुरू करना है। क्या हमें कीमोथेरेपी से शुरू करना है या हमें सीधे ऑपरेशन के लिए जाना है। कुछ सार्कोमास होते हैं जो कि बेशक वो फैले नहीं है, फिर भी कीमोथेरेपी से ही शुरुआत होती है, और वहां डॉक्टर देवव्रत जैसे लोग जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं सार्कोमा के, वो पहले कीमोथेरेपी शुरू करेंगे और फिर ऑपरेशन की बात सोची जाएगी।
वहीं दूसरी ओर कुछ सार्कोमाज ऐसे हैं जो अगर स्प्रेड नहीं हुए तो सबसे पहले सर्जरी के लिए जाएंगे। तो इसलिए सार्कोमा की स्टेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो जांचें इसमें होती हैं, सीटी स्कैन चेस्ट का या होल बॉडी पेट सीटी और कभी कभी बोन स्कैन, ये 3 जांचें मेनली हैं जो स्टेजिंग में हम करते हैं। सो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू बताया है कि जितनी अर्ली स्टेज होगी उतना ही क्योर का ज्यादा चांस है, परंतु हम स्टेज 4 को ट्रेडिशनली, ये ऐसी स्टेज है जहां पे सार्कोमा अपनी जगह से निकल के दूसरे ऑर्गन्स में, कि पैर का सार्कोमा है वो लंग में फैला है, इस किस्म की, क्या इस स्टेज में जहां पे चौथी स्टेज पे कैंसर है या सार्कोमा है और जहां पे जनरली लोगों का मानना है कि क्योर पॉसिबल नहीं है, क्या हम ऐसी स्टेज में भी अगर कोई अनफॉर्चुनेटली पेशेंट पकड़ में आया तो हम क्योर कर सकते हैं? तो फॉर्चुनेटली अब कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि सार्कोमा लंग्स में अगर चला गया है तो वो किस एक्सटेंट तक गया है, क्या वो लिमिटेड डिजीज है जो लंग में है, और वहां इंपॉर्टेंट है कि सार्कोमा, उस पर्टिकुलर सार्कोमा की बायोलॉजी कैसी है, क्या वो स्लो ग्रोइंग सार्कोमा है। अगर लंग में एक छोटी सी गांठ है तो कई बार हमने देखा है कि प्राइमरी सार्कोमा का ट्रीटमेंट और लंग के सार्कोमा का ट्रीटमेंट हम अगर इकट्ठे करें तो उनमें से भी कुछ पेशेंट क्योर हो जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और ये बहुत ही हार्टनिंग है। और इसमें देवव्रत, आप जैसे लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कीमोथेरेपी, अब हमें जैसे ज्यादा से ज्यादा समझ आने लगा है, सार्कोमा का जो बिहेवियर है वो समझ आने लगा है, तो अब हम जानते हैं कि समय से कीमोथेरेपी और बाकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो इवन स्टेज 4 में भी कुछ सार्कोमा क्योर हो सकते हैं। जी। सो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे डॉक्टर अक्षय डिस्कस कर रहे थे, सर्जरी एक बहुत ही अहम हिस्सा है इलाज का, और सर्जरी और रेडिएशन को हम लोकल ट्रीटमेंट मानते हैं कि जहां पे हमें बीमारी दिख रही है उस बीमारी को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से उसको निकालने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए एक बहुत अच्छे सार्कोमा सर्जन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि सार्कोमा में न केवल बीमारी का निकालना बहुत जरूरी है, बट बीमारी के आसपास एक मार्जिन का होना भी बहुत जरूरी है, जहां पे हालांकि आपको अगर जब आप आंखों से देखें तो बीमारी नहीं दिखती, और जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्प्रेड हो सकता है, और जिसके लिए एक ट्रेंड सार्कोमा स्पेशलिस्ट सर्जन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एक्सटेंट है ये हर बीमारी के हिसाब से, हर हिस्से के हिसाब से अलग हो सकता है। बिल्कुल देवव्रत। तो सार्कोमा की सर्जरी, जैसा हम बार बार बोलते आए हैं, बहुत ही स्पेशलाइज सर्जरी होती है। हम लोग जब सार्कोमा नामक इस कैंसर को या ट्यूमर को निकालते हैं तो न सिर्फ वो ट्यूमर बल्कि आसपास जो उसकी जड़ें हैं, जहां जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ टिश्यू है, उसको भी निकालना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ हमारे सार्कोमा में ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमको बता सकते हैं कि हम कैंसर को कंप्लीटली निकाल पाए हैं या नहीं। अक्सर हम लोग ऑपरेशन के दौरान ही ये पता कर लेते हैं कि ये हमारे मार्जिन ठीक है, हमारी सर्जरी कंप्लीट है, या हमें एक एक्स्ट्रा लेयर और निकालने की जरूरत है। तो वो इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सार्कोमा टीम एक ऐसे सेंटर पे हो जहां पे कि ये सारा इलाज होता हो। और देवव्रत, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। यहाँ आपने कीमोथेरेपी की जहां बात की है, बहुत से डर होते हैं पेशेंट्स के मन में, कि वो डर इस तरह के होते हैं कि हमारा मरीज तो बहुत छोटा बच्चा है, वो क्या कीमोथेरेपी झेल पाएगा, या कीमोथेरेपी से मेरे बाल उड़ जाएंगे तो क्या अब मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, या कीमोथेरेपी मेरी होगी तो मेरे आसपास वाले क्या बोलेंगे। ऐसे बहुत से सवाल हैं। या हमारे पेशेंट की उम्र 60 साल है तो क्या वो कीमोथेरेपी झेल पाएंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, और क्या सार्कोमा में हम कीमोथेरेपी का कुछ खास फायदा है भी या नहीं? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। और ये सवाल हम डे टू डे बेसिस पे, जब भी मेरे पास एक नया सार्कोमा का मरीज आता है, ये सवाल मैं हमेशा फेस करता हूँ। हिस्टोरिकली अगर हम सार्कोमा को देखें तो आज से करीब 5 से 6 दशक पहले, जहां पे केवल सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी ही ऑफर किया जाता था और कीमोथेरेपी नहीं दी जाती थी, अनफॉर्चुनेटली हम देखते थे कि एक सक्सेसफुल सर्जरी के बावजूद बीमारी वापस आती थी, और इस बीमारी के वापस आने की वजह से क्योर रेट हमारे काफी कम हो जाते थे। हमने देखा इंक्रीजिंगली बोन कैंसर्स में, जहां पे हम ऑस्टियोसार्कोमा और ईविंग सार्कोमा की बात करें, हमने ये देखा है कि कीमोथेरेपी को जब हमने सर्जरी के साथ में जोड़ा तो ये दोनों ट्रीटमेंट ने मिलके
जो क्योर रेट को 40 to 50% से 70 to 80% में बढ़ा दिया, यानी क्योर रेट जो है वो 20-30% बढ़ गया इस वजह से क्योंकि आप कीमो करने लग गए। तो हम सभी सार्कोमा में नहीं, बट किस किस्म का सार्कोमा है, हड्डी का है, सॉफ्ट टिश्यू है, क्या सब टाइप है, और जैसा आपने कहा इसमें हमारे पैथोलॉजिस्ट का बहुत अहम रोल हो जाता है कि किस किस्म का सार्कोमा है। हम ये असेस करते हैं कि क्या ये कीमो सेंसिटिव सार्कोमा है, क्या ऐसा सार्कोमा है जहां पे कीमो के काम करने की उम्मीद है। कई केसेस में आपकी सर्जरी के पहले हम कीमो लगाते हैं, जिसका पर्पस ये है कि अगर बीमारी फैली भी हुई है और हमारे स्कैन में नहीं दिख रही तो कीमो उसको मार सके, खत्म कर सके, बीमारी के वापस आने के चांस को कम कर सके। कभी कभी खासतौर से कुछ समय पहले तो कीमो हमें ये भी मौका देती थी कि आप सर्जरी की तैयारी कर सके। अगर आपको सर्जरी छोटी करनी है, आपको प्रोस्थेसिस डालना है, तो प्रोस्थेसिस बनाने के लिए आपको समय मिले। और तीसरा, कुछ केसेस में, और जिस जिस पहलू पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, कुछ केसेस में जहां हमें लगता था कि शायद पूरी टांग काटनी पड़े या पूरा हाथ काटना पड़े, कीमो के चलते जब रिस्पॉन्स आता है तो उस सिचुएशन में हम उस सर्जरी के एक्सटेंट को कम कर पाते हैं। टांग काटनी जरूरी नहीं होती, टांग बच जाती है, हाथ बच जाता है। और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास में भी ऐसा होता है कि जब आप लोकल थेरेपी के बाद में जब आप कीमोथेरेपी करते हैं तो बीमारी के वापस आने का चांस, खासतौर से कि हाथों और पैरों का जब सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है वो कम हो जाता है। क्योर रेट का करीब करीब 10% इंक्रीज हो जाता है। बट आपने जो एक सवाल पूछा उसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। ज्यादातर लोगों पे धारणा है कि अगर हाथ में मोटा सा सार्कोमा हो गया तो भाई टांग तो कटी या हाथ तो कटा। तो क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये एम्पुटेशन हर केस में करना जरूरी है कि आप हम बचा पा रहे हैं हाथों को? बिल्कुल। तो आपने 4-5 दशक पहले की बात की, तो शुरू में यही देखा गया था आज से 4-5 दशक पहले कि अगर हाथ या पैर में कैंसर है तो उसको क्यों ना हाथ या पैर को काट दिया जाए, एम्पुटेशन कर दिया जाए, और उस सार्कोमा से लिए से हमारा एक परमानेंट छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये देखा गया कि हाथ या पैर काटने के बावजूद पेशेंट्स जो है अक्सर नहीं बच पाते थे, और वहां आप जैसा आपने बताया कि कीमोथेरेपी का रोल है। वहीं आज हम देखें तो 90% से ज्यादा लोगों में हम हाथ या हाँ प्रियंका, आप सुन सकती हैं हमें? आपने पूछा कि क्या एम्पुटेशन मैंडेटरी है, क्या ये जरूरी है कि हम अगर हाथ या पैर में सार्कोमा है तो उसको एम्पुटेट करें, हाथ या पैर को निकाल दें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% से ज्यादा लोगों में हम हाथ या पैर को बचा सकते हैं, और ये हम किसी पेशेंट को रिस्क पे रख के नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि हाथ या पैर बचाने के साथ क्योर का चांस उतना ही है जितना हाथ या पैर को निकाल के है। तो अब इसमें अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट, जहां पे सर्जरी के साथ रेडिएशन कंबाइन की जाए, सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी कंबाइन की जाए, तो वहां पे लिम्ब सैल्वेज सर्जरी, जो पैर बचाने के ऑपरेशन है, वो 90% से ज्यादा लोगों में आजकल पॉसिबल है। और इसका एक कारण ये भी है कि जिस तरह का हम अभी जागरूकता प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते करते अब लोग अवेयर हो गए हैं और समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। सार्कोमा जितना जल्दी हम देखें उतनी ही ज्यादा आसानी से हम पैरों या हाथ को बचा सकते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज सार्कोमा जैसे कि आपने कहा बार छोटी उम्र में होता है, और अगर छोटी उम्र में अगर आप टांग ना कटे, हाथ ना कटे, तो उसका ना केवल एक क्योर के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, आप कह रहे हैं कि छोटी सर्जरी के बावजूद क्योर रेट उतना ही बना हुआ है, बट कैंसर से या सार्कोमा से निजात पाने के बाद आगे का जीवन भी उसी तरीके से चलता रहे जैसा कि होता जब कैंसर या सार्कोमा नहीं होता, बहुत जरूरी है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये अपना काम नॉर्मली कर सकते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके पास काफी वीडियोस होंगे, शायद समय की कमी के चलते हम आज आपसे शेयर ना कर पाए, परंतु ये नॉर्मल सी लाइफ में आगे रखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। आपने मेरे से पूछा था कि छोटे बच्चे क्या कैसे सार्कोमा से, तो ये हमारे बहुत ही छोटे मरीज हैं जिनको
एक पीडियाट्रिक सार्कोमा हुआ था जिनकी पहले सर्जरी और हमने कीमो लगाई, और मेरे ख्याल से उम्र 2 या 2.5 वर्ष की थी, और अभी एक स्वस्थ युवक के रूप में मैं युवक की अगली बार जब आपसे मिलूंगा तो फोटो जरूर दिखाऊंगा। बट सबके मन में धारणा है कि बहुत छोटी उम्र में और बहुत ज्यादा उम्र में कीमो करना बड़ा मुश्किल है, बल्कि छोटी उम्र में तो मैं कहता हूं उल्टा होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे स्वस्थ होते हैं, शरीर ऑर्गन्स रोबस्ट होते हैं, तो इनफैक्ट कीमोथेरेपी की टॉलरेंस बहुत अच्छी होती है। और बच्चों में जो हम कीमो की डोज दे पाते हैं, जितनी हैवी डोज दे पाते हैं, वो हम बड़ों में नहीं दे पाते। और इसीलिए बच्चों में हमने देखा है कि जो सार्कोमा हो और सही इलाज हो, तो बच्चों का क्योर रेट सार्कोमा का, चाहे वो रिंग सार्कोमा हो, चाहे ऑस्टियोसार्कोमा है, दूसरे किसी सार्कोमा हो, सबसे ज्यादा रहता है। सो अब लास्ट बात जो बड़ी बात हुई है, एक आप ये करिए, हमारी सार्कोमा फॉलोअप क्लिनिक हमने शुरू किया है, और ये हमारे कुछ मेंबर हैं। सो ये सार्कोमा जो सपोर्ट ग्रुप है, सार्कोमा फॉलोअप क्लिनिक की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या वैल्यू है? प्रियंका जी बहुत मेहनत कर रही हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं एक सेटअप क्रिएट करें, हिंदुस्तान जैसे देश में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाए, तो इसका क्या महत्व? तो सार्कोमा फॉलोअप क्लिनिक जैसा आप देख रहे हैं, हर महीने के लास्ट सैटरडे हमारे यहाँ होता है, और ये हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो हम देख सकते हैं। इसमें सिर्फ वही मरीज आते हैं जिनका इलाज 2 साल या उससे ऊपर हो चुका है, इलाज खत्म हुए, और वो ईश्वर की कृपा से सर्वाइवर्स हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही जो सार्कोमा के ट्रीटमेंट के दौरान उनके शरीर पे कुछ इफेक्ट्स हुए हैं, जिनको हम लेट इफेक्ट्स कहते हैं, उनको भी हम समय से पिकअप कर पाए, पेशेंट्स को उनके बारे में एजुकेट कर पाए, और अगर संभव हो तो उनका भी कुछ इलाज या निदान कर पाए। यह एक पहल है हमारी तरफ से, जिसको हम सार्कोमा फॉलोअप क्लिनिक और सर्वाइवरशिप क्लिनिक कहते हैं। और दुनिया भर में ये एक किसी भी सार्कोमा प्रोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो हमने अपने यहाँ शुरू किया है, और ये वन ऑफ इट्स काइंड इन अवर कंट्री। और आप जानते हैं कि इसमें जितने मरीज हैं, पहले तो वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की जर्नी जब शेयर करते हैं तो एक दूसरे का सफर भी आसान हो जाता है। और प्रियंका जी, आप जानती हैं कि सपोर्ट ग्रुप की कितनी वैल्यू है नए मरीजों को मोटिवेट करने में, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत सरल ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन जब आप सर्वाइवर्स को देखते हैं, उनको एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखते हैं, तो आपको समझ आता है कि इलाज इतना भी मुश्किल नहीं है, और उम्मीद की किरण है आगे, और फिर बाकी मरीज भी आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सर्वाइवरशिप क्लिनिक के 2 पहलू हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, हम लोग जो यहाँ पे टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक बनी हुई, हमने रियलाइज किया है कि सार्कोमा हालांकि एक बीमारी है एक इंसान की, बट नंबर 1 इससे पूरा का पूरा परिवार अफेक्ट होता है। तो बच्चा है तो माँ बाप है तो उनके बच्चे, सो केयर गिवर्स अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि बीमारी का नाम ऐसा है, काफी खौफनाक लगता है। आप सर्जरी, एक बड़ी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो काफी लोग विचलित होते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान होते हैं। हमने काफी बार देखा है कि शुरुआत में जब हमारे पास मरीज आते हैं, काफी डिप्रेस्ड होते हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसी टीम बने जिसमें आप सर्जन, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ना, यही ना हो, परंतु हमारी टीम में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो कि बहुत जरूरी है जिनको डील करना, जैसे पेशेंट की साइकोलॉजी, परिवार की साइकोलॉजी, की कैसे हम पॉजिटिव रहें, चिंता हो रही है तो दवाइयां देना अलग बात है, बट दवाइयों को हटा के हम किस तरीके से उसे टैकल करें। फिजियोथेरेपिस्ट होना बहुत जरूरी है, सोशल वर्कर का होना जरूरी है कि वो सोशल इश्यूज कैसे टैकल किया जाए, किस तरीके से हम एनजीओ को इन्वॉल्व करें। कि अगर कोई थोड़े से निचले वर्ग का कोई हमारे पास मरीज आता है, हम चाहते हैं कि मरीज का सही इलाज हो, और अगर वो खुद अफोर्ड नहीं कर पाता है तो हम एनजीओ को इन्वॉल्व करके, कुछ फाइनेंशियल हेल्प करके, कुछ हम लोग डिस्काउंट देके हम ये इंश्योर करें कि सही इलाज हो, और मरीज के साथ ऐसा ना हो कि वो पैसे की कमी के चलते इलाज ना कर पाए। और इंक्रीजिंगली हम लोग उपयोग कर रहे हैं टेलीमेडिसिन का, और आई थिंक कोविड की बहुत सारी नेगेटिव्स हैं, बट एक पॉजिटिव जो है वो टेलीमेडिसिन है, कि आप यहाँ पे बैठे हैं और आप देश के एक नामी सार्कोमा सर्जन में से एक हैं, परंतु अगर कोई बिहार के छोटे शहर में भी कोई अगर मरीज है और वो आपसे ओपिनियन लेना चाहता है,
या इनफैक्ट आपके जैसे किसी भी और सार्कोमा स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेना चाहता है, तो अब हमारे पास एक टेलीमेडिसिन के थ्रू एक ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी एक सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे कि आप ये मरीज ये तो समझ सकता है कि उनका जो भी इलाज हो रहा है क्या वो सही है या कुछ चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस एक फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल वर्कर है, पैलिएटिव मेडिसिन के और पेन के स्पेशलिस्ट हैं, इसमें पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इसमें साइको ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और सार्कोमा सर्जन है और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जो आपने विच यू जस्ट टच्ड अपॉन। एंड आई थिंक अब वो समय आ गया है जब विदेशों की तरह हमारे यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा, और फॉर्चुनेटली ये अब ज्यादा से ज्यादा हो भी रहा है कि एनजीओज और सब लोग मिलके हाथ मिलाएं और ट्रीटमेंट सार्कोमा के मरीज का ऐसा ना हो जो उससे डिनाई हो जाए सिर्फ इसलिए कि रिसोर्सेज की कमी थी या वो सेंटर्स ऐसे नहीं मिले। अब ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर स्टेज पे, हर प्लेटफॉर्म पे, और ये प्रोग्राम भी उन्हीं में से एक पहल। जी। इसके साथ मैं धन्यवाद करूंगा, आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से सुना। और प्रियंका जी, बैक टू यू। Thank you so much, Dr. Devrat, and thank you so much, Dr. Akshay, for a very power-packed presentation. It was very informative, and I'm sure बहुत लोगों को इसका फायदा हो रहा है, and हम सब ने इसको ध्यान से सुना है। मैं आपसे एक थोड़ी सी छोटी सी परमिशन चाहूंगी। ये डिस्कशन के दौरान कुछ पॉइंट्स बना रही थी, मैं चाहूंगी कि अगर इस प्रोग्राम को समराइज करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकूं, ताकि हमने जो भी डिस्कस किया है वो सब एक बार पॉइंट वाइज नोट कर लें, क्योंकि आगे चल के हमने ये स्कूल के बच्चों को बताना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि सिर्फ यस और नो में या ट्रू एंड फॉल्स में आप आंसर करें, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। क्या सार्कोमा, सबसे पहले तो बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू, बोन्स और मांसपेशियों का और मसल्स का जो कैंसर होता है उसको हम सार्कोमा कहते हैं। अब इसको बेसिस मानते हुए क्या सार्कोमा क्योरेबल है? यस और नो? यस, सार्कोमा इज क्योरेबल। क्या अगर आपने जैसे बताया कि यूजुअली हाथों में और पाँव में ये ज्यादा पाया जाता है, तो क्या एम्प्यूटेशन मतलब कि हाथ काटना या पाँव काटना ही एक ऑप्शन है या और भी चीजें हैं? नो नो। दैट इज वेरी नाइस। एम्प्यूटेशन या हाथ काटना, पाँव काटना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा है मेडिकल इंडस्ट्री में। पहले ऐसा होता था कि हमें हाथ काटना पड़ता था, पाँव काटना पड़ता था, लेकिन अब वो तकनीक आ गई है इंडिया में हमारे आसपास। अब हम उसे पहले बचाने की कोशिश करते हैं। प्रियंका जी, 90% केसेस में हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह, कमेंडेबल। सार्कोमा यूजुअली बड़े लोगों में होता है? नो, ये हर एज में हो सकता है। सार्कोमा बहुत ही रेयर कैंसर है। yes. जब हम कहते हैं रेयर कैंसर है तो इसका क्या मतलब है? करीब कितने लोगों को होता होगा ये कि ये रेयर है? इंडिया की क्या फिगर्स हैं? देखिए, इंडिया में क्योंकि कैंसर नोटिफाइबल डिजीज नहीं है तो रजिस्ट्री डेटा एक एस्टिमेट बताता है, परंतु अगर आप देखें तो सारे कैंसर को मिला के हमें लगता है कि करीब करीब 17 से 18 लाख नए कैंसर के मरीज हर साल हमारे देश में पकड़े जा रहे हैं। वहीं पे अगर आप बोन और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा की बात करें तो ये नंबर करीब 8 से 10 हजार के आसपास है पर वर्ष, प्रति वर्ष, है ना? 8 से 10,000। हाँ, अगर आप रफली देखें तो 1% ऑफ ऑल कैंसर्स, 1% ऑफ ऑल कैंसर्स विल बी सार्कोमास। सार्कोमा बहुत तरह का होता है। कितने टाइप ऑफ सार्कोमास होंगे? मतलब हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर रहे हैं कि हड्डियों का कैंसर सार्कोमा होता है। अब इसमें भी वैरायटी है, तो ये कितने तरह के होते होंगे? तो हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास अगर हम मिला लें तो करीब करीब 60 से 70 वैरायटीज सार्कोमा की हैं, जो कि एक सार्कोमा के पैथोलॉजिस्ट जो ट्रेन्ड है और एक्सपर्ट हैं वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
आप जो फिगर बता रहे हैं उसको सुन के ही लग रहा है कि ये कितना मतलब कितना स्पेशलाइज और कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज है। तो वर्ड नहीं है, लेकिन कितना यूनिक कैंसर है कि एक हड्डी में 60 वैरायटी का हो सकता है, उसमें से पहचानना कि ये किस वैरायटी का है और फिर वह सही ट्रीटमेंट देना। इसका मतलब जब अगर मुझे सस्पेक्ट है कि मुझे ये हड्डी में कैंसर हो सकता है या कुछ हड्डी में है जो कि 2-3 हफ्ते हो गए हैं ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं अपने आसपास के किसी क्लिनिक में नहीं जा सकती। मुझे ऐसे सेंटर में जाना है जहां पे खास कैंसर का इलाज होता है। क्या ये जरूरी है कि हमें पता चल गया कि हमारा ट्यूमर है और ये कैंसर हो सकता है, तो हम सिर्फ ट्यूमर हटा दें और बाकी इसका बायोप्सी ना करें और समय की तकलीफ की वजह से या पैसों की तकलीफ की वजह से आगे का ट्रीटमेंट ना कराएं, तो क्या बायोप्सी करानी जरूरी है? जी बिल्कुल, बायोप्सी कई कारणों से जरूरी है। एक तो ये कंफर्मेशन कि वो कैंसर है भी कि नहीं, दूसरे क्या हमको उसके ऑपरेशन की जरूरत है या बगैर ऑपरेशन काम हो सकता है, तीसरे पहले ऑपरेशन करना है या अक्सर पहले कीमोथेरेपी देनी जो दी जाती है पहले वो देनी है। तो ये सारी चीजें एक छोटी सी जो जांच है जिसको बायोप्सी कहते हैं उससे हो सकता है। ज्यादातर केसेस में आजकल ये बायोप्सी नीडल से होती है, ना कि ऑपरेशन के द्वारा। तो वो एक जो मिथ है, लोगों के मन में डर है कि बीमारी को सीधे ही पूरा पूरा निकाल दें उसके बाद बायोप्सी कराते रहेंगे, वो सही नहीं है। एक छोटी नीडल बायोप्सी हमेशा होनी चाहिए और उसके बाद ही सारा ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए। सो इसमें मैं एक और पॉइंट जो ऐड करना चाहूंगा। नंबर 1, एक तो बायोप्सी नीडल की वजह से बहुत ही आसान प्रोसीजर हो गया है। ज्यादातर केसेस में जब हमारे पास पेशेंट बायोप्सी कराने आते हैं तो हमें एडमिशन भी नहीं करना पड़ता, ओपीडी बेसिस पे या मैक्सिमम डे केयर बेसिस पे हो जाता है। तीसरा, बहुत बहुत महंगा टेस्ट नहीं है। और चौथा और बहुत जरूरी, काफी लोगों में धारणा ये होती है कि बायोप्सी करने की वजह से अगर कैंसर है तो फैल सकता है, बट हमें यह पता है कि सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में अगर आप सही तरीके से सही जगह पे बायोप्सी करें तो उससे कैंसर नहीं फैले या सार्कोमा नहीं फैले। तो ऑपरेशन ही एक तरीका है सार्कोमा से निजात पाने का? ऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मोडालिटी है, लेकिन उसके अलावा रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक सार्कोमा के सफल इलाज के लिए। Biopsy should be done only by an orthopedic oncologist, a surgeon trained in sarcoma surgery. Biopsy सिर्फ एक sarcoma ट्रेंड सर्जन से होनी चाहिए, एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट से होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ट्रू। One should completely remove a tumor in the first go and only then send it for biopsy. मतलब कि जैसे ही हमें ट्यूमर पता चला हमें ट्यूमर हटा देना चाहिए और वो ट्यूमर को पूरा पूरा बायोप्सी के लिए भेजना चाहिए। जी नहीं, फॉल्स। पहले हमें एक छोटी नीडल बायोप्सी करनी चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए कि सर्जरी पहले होगी या पहले कीमोथेरेपी होगी। सारे बोन ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं? फॉल्स। इनफैक्ट ज्यादातर बोन ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं। कैंसरस ट्यूमर से कहीं ज्यादा कॉमन नॉन कैंसरस बोन ट्यूमर्स होता है। पेनलेस स्वेलिंग इन द लेग और आर्म कैन नॉट बी कैंसरस। अगर हमारे किसी भी शरीर में कहीं पे भी एक स्वेलिंग है जिसको दबाने से या छूने से दर्द नहीं हो रही है तो वो कैंसरस नहीं है। फॉल्स। अक्सर सार्कोमास, स्पेशली मसल के सार्कोमास जो हैं वो अक्सर पेनलेस होते हैं, और जैसा हमने कहा 5 सेंटीमीटर से बड़ी स्वेलिंग और ऐसी स्वेलिंग जो समय के साथ बढ़ रही है उसको एक सार्कोमा की दृष्टि से देखना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अगर पेशेंट सार्कोमा स्पेशलाइज सेंटर में या जहाँ पे स्पेशलाइज सार्कोमा के डॉक्टर्स हैं वहाँ नहीं गया और उसने बायोप्सी कहीं बाहर से करा ली, तो उसको अगर उसे पता चलता है हाँ उसे सार्कोमा है तो उसे अपने आप को सार्कोमा सेंटर में रेफर करा लेना चाहिए? जी बिल्कुल ट्रू। इसकी क्या मान्यता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जिसने बायोप्सी की है वो भी एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उसको भी पता है ये कैंसर है,
वो भी कैंसर का इलाज कर सकता है, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन यही एक तरीके हैं। तो उसको खास सार्कोमा सेंटर में क्यों आना चाहिए? तो जैसा हम अभी बात कर रहे थे, सार्कोमा ट्रेन्ड सर्जन जो है वही फाइनली पैर बचाने की सर्जरी या लिम्ब सैल्वेज सर्जरी भी करेंगे। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि बायोप्सी एक ऐसी जगह से ली जाए जहां से कि उस सार्कोमा के फाइनल सर्जरी में इंसिजन देके उसको खोला जाएगा। जो सार्कोमा अनट्रेन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनको ये आइडिया अक्सर नहीं होता कि वो बायोप्सी किस लोकेशन से लेनी चाहिए, या उनकी उस तरह ट्रेनिंग ही नहीं है। और आजकल ज्यादा से ज्यादा ऑर्थोपेडिक सर्जन ये प्रेफर करते हैं कि ये बायोप्सी वो खुद ना करके किसी ऐसे सेंटर पे भेजे जहां पे कि सार्कोमा का इलाज होता है। एक और जो मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है, जो कि मैंने देखा है पेशेंट्स को सार्कोमा सेंटर में ट्रीट होते हुए भी और सार्कोमा सेंटर में ना ट्रीट होते हुए भी, कीमोथेरेपी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। कीमोथेरेपी में दवाइयां यूज होती हैं, कौन सी दवाई देनी है किस स्टेज के लिए, वो भी बहुत मान्यता रखती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कीमोथेरेपी लेनी थी और आपने सार्कोमा सेंटर पे नहीं ली, लेकिन वहां पे आपको डोजेज क्या मिली, कितने ड्यूरेशन पे मिली, ये सब भी बहुत मायने रखती हैं। इसलिए एक पेशेंट को सार्कोमा सेंटर में जाना चाहिए जहां पे लोग एक्सपीरियंस के साथ, मतलब नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी हैं कि आपको राइट डोजेज क्या देनी है, ताकि आपकी आफ्टर ट्रीटमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सही रहे। ऐसी मान्यता है कि अगर हमने अपना मतलब अगर हाथ या पाँव में सार्कोमा है तो हमने अपना हाथ या पाँव काटने से तो बचा लिया, ट्यूमर रिमूव करा लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे हाथ या पाँव में जान नहीं रही। क्या ये सही है? गलत। आजकल ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी पॉसिबल है और उनका फंक्शन ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा सर्जरी से पहले था। अगर बोन में कहीं पे कुछ ट्यूमर है या कुछ सिस्ट है तो ये मान लेना कि ये कैंसर ही हो सकती है या ये बढ़ ही सकता है। हमारे इंडिया में टीबी भी आता है बोन्स में, तो क्या ये रूल आउट करना जरूरी है कि हाँ हम कैंसर की तरफ ही जाएं और टीबी की तरफ ना जाएं, या ये अज्यूम कर लेना कि सिस्ट है या ट्यूमर है तो कैंसर ही है तो हम उस हिसाब से चलें? नहीं प्रियंका, तो इसीलिए बायोप्सी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम ये मान के ना चले कि इस पेशेंट को बोन का टीबी होगा। अक्सर ये देखा गया है कि टीबी का इलाज शुरू किया जाता है और वो एक्चुअली था कैंसर और वो बढ़ता रहा। तो अब वो उस बायोप्सी में अगर ट्यूबरकुलोसिस भी है तो वो भी उस बायोप्सी में पिकअप हो जाएगा और उसके साथ फिर हम सही इलाज की ओर बढ़ सकते हैं। एक बार हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो फॉलोअप में अगर ढील पड़ गई, जैसे जो लोग बाहर से आते हैं, दिल्ली के आसपास नहीं है, जो यूपी या बिहार से आते हैं और उनका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, तो फिर वापस जाने के बाद अगर उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है तो उन्हें भूल जाना चाहिए कि उन्हें कभी कैंसर था और दोबारा चेकअप के लिए नहीं आना चाहिए। तो फॉलोअप चेकअप की कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए, फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि सब इलाज करने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली कुछ एक मरीजों में बीमारी वापस आ सकती है। बीमारी वापस आने पे भी इलाज संभव है और क्योर भी पॉसिबल होता है। तो हम एक प्लान बना के देखते हैं अपने सारे पेशेंट्स को, जिसमें हम रेगुलर इंटरवल्स पे पेशेंट्स को बुलाते हैं इलाज खत्म होने के बाद। ये इंटरवल्स यूजुअली 2 से 3 महीने पे होते हैं पहले कुछ वर्षों में। इन्हीं इंटरवल्स पे डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा सार्कोमा है, किधर है सार्कोमा, तो हम उस हिसाब से कई बार इमेजिंग, जिसमें कि एमआरआई, सीटी या रेयरली पेट सीटी भी इंक्लूडेड होता है, वो भी एक रेगुलर इंटरवल पे कराते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक फिजिकल एग्जामिनेशन, या आप सीटी स्कैन कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, बट एक जांच, एक फिजिकल जांच बहुत जरूरी है। तो फॉलोअप का बहुत अहम रोल है। सार्कोमा के ट्रीटमेंट के बाद हम चाहेंगे कि ज्यादातर मरीज हमारे पास कम से कम 5 साल, और कुछ सार्कोमास में तो हम कहते हैं कि 5 साल होने के बाद भी साल में कम से कम एक बार हमें दिखाते रहे काफी लंबे समय तक, कि अगर रिकरेंस हो रही है तो उसको समय रहते हम पकड़ सके। और दूसरा, जैसे कि डॉक्टर अक्षय ने कहा कि हम लोग बड़े कॉन्शियस हैं कि जो भी हमने इलाज किया उसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट है, क्या जो हड्डी हमने पांव बचाया, क्या उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जो हमने कीमो दी उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा।
तो वो साइड इफेक्ट मॉनिटरिंग करना भी फॉलोअप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने बताया था कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, ये 3 तरह से हम सार्कोमास ट्रीट करते हैं और ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से चले सीरियल वाइज कि पहले कीमो दे दी, फिर रेडिएशन दे दी, फिर सर्जरी दे दी। तो ये डिसाइड करने में कि सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट आना चाहिए, किसका सबसे ज्यादा मेजर रोल है, सर्जन का, ऑन्कोलॉजिस्ट का, पैथोलॉजिस्ट का? आई मीन प्लीज। सार्कोमा ट्यूमर। सो बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेनिंग सेंटर्स में सभी को पता होता है कि क्या सही इलाज का सीक्वेंस है। तो अगर मेरे पास कोई मरीज आता है तो मुझे पता होगा कि हालांकि मरीज मेरे पास आया और मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, बट इस केस में सर्जरी होनी चाहिए और मैं मरीज को सर्जन की तरफ भेजूंगा कि आप पहले सर्जरी कराएं। बट हम लोग कोशिश ये करते हैं, हमारी एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं सार्कोमा डिजीज मैनेजमेंट ग्रुप और सार्कोमा ट्यूमर बोर्ड। इस ट्यूमर बोर्ड में सार्कोमा सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट सब बैठते हैं। हम सब बैठ के हर एक केस के डिटेल्स को स्टडी करते हैं, किस किस्म का सार्कोमा, कहाँ पे सार्कोमा, जिस मरीज को हुआ है उसकी क्या उम्र है, उसकी सेहत कैसी है, और उस हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या हम सर्जरी से शुरू करेंगे, क्या बाद में रेडिएशन देंगे या पहले कीमो देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि कुछ केसेस में उस किस्म के सार्कोमा में हम कीमो देते हैं, बट मरीज की सेहत को चलते हैं हम उस ट्रीटमेंट के प्लान में मॉडिफिकेशन भी करते हैं। तो आइडियली एक ट्यूमर बोर्ड जिसमें कि सभी मेंबर्स जो सार्कोमा का इलाज करते हैं वो बैठे और हर पेशेंट का एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट प्लान बनाए। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी जो कि मैं देखती हूँ पेशेंट्स में, कई बार हम इतना डिले कर देते हैं डॉक्टर्स तक पहुंचने में कि वो ट्यूमर का साइज काफी बढ़ जाता है और वो आपके आसपास के ऑर्गन्स पे या आपके आसपास की नर्व या मसल्स को डैमेज करने लगता है। और उस वक्त डॉक्टर को लगता है कि अगर मैंने सर्जरी करी और ट्यूमर निकालने की कोशिश करी तो आसपास डैमेज हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर्स रेडिएशन या कीमो रेफर करते हैं, जिससे कि आप पहले ट्यूमर का साइज छोटा करवा लीजिए और फिर हम सर्जरी करके उसको आराम से निकाल सकें ताकि आपकी बाकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट ना आए। और जैसा कि डॉक्टर अक्षय ने अपने लेक्चर में, अपने डिस्कशन में मेंशन किया था कि सिर्फ ट्यूमर निकालना फाइनल एस्पेक्ट नहीं है, ट्यूमर के आसपास की जगह साफ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी सेल वहाँ पे रह जाता है आपके कैंसर का तो वो बहुत जल्दी आपके ब्लड स्ट्रीम में आके फैल सकता है। और सार्कोमा सबसे पहले माना जाता है कि लंग्स पे हिट करते हैं, ब्रेन पे भी हिट करते हैं। तो इसलिए आसपास के मार्जिन साफ करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए ट्यूमर साइज एडिक्वेट होना चाहिए ताकि लोग डॉक्टर्स को जगह मिले आसपास की सफाई करने के लिए। आई थिंक इसके साथ हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर टीचर्स में से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो प्लीज जल्दी से पूछ ले। बहुत वक्त दे दिया डॉक्टर देवव्रत ने और डॉक्टर तिवारी ने हमें, हम इनका और टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ हमारे क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर करने बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सो प्लीज अगर कोई पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। मैं आप लोग सबको अनम्यूट कर रही हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप बोल सकते हैं। बोलिए। कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है कि अब हम वाइंड अप करें? चलिए ठीक है, अगर कोई क्वेरीज होंगी तो आप हमारे साथ, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे तो कनेक्टेड हैं ही, आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगर हमसे हुआ तो हम जवाब देंगे, तो हम डॉक्टर अक्षय और डॉक्टर देवव्रत को क्वेश्चन फॉरवर्ड करके आपके लिए सही जवाब लेके आएंगे। लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करते हैं और इस सेशन को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे डिस्कस करने के लिए कि हमने आगे क्या करना है। बट डॉक्टर अक्षय एंड डॉक्टर देवव्रत, थैंक यू सो मच for giving us this informative discussion. Mr. पंकज बांगा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वो डॉक्टर देवव्रत और डॉक्टर अक्षय का थैंक्स कर दें।
दोनों डॉक्टर साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आज आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, पर ये जैसे आपने खुद भी एक्सेप्ट किया कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। स्कूल के टीचर्स को पहले हम समझाएं, क्योंकि जो साइंस, जो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की करती जा रही है और कॉमन आदमी को तो नहीं पता। कॉमन आदमी, खास करके गांव में जो लोग रह रहे हैं, वो बेचारे, उनको तो ना तो अवेयरनेस, ना उनके पास साधन है, और ना ही उनको कोई कन्विंस करने वाला होता है कि भाई नहीं आप जाओ यहाँ पर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ समझा दिया, और प्रियंका ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। आई कांग्रेचुलेट हर एंड आई कांग्रेचुलेट ऑल द टीचर्स। आज आप लोगों ने अपनी बिजी शेड्यूल में टाइम देकर बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है। प्लीज इस आगे बच्चों में बताइए, जितना आप हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप तो चल, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, ताकि जिसको जो भी क्लैरिफिकेशन लेनी है वो तुरंत ले ले, और बच्चों में ये नॉलेज दीजिए। क्योंकि पता नहीं, सब लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं, हर एक आदमी अपनी पढ़ाई कर रहा है, तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है, पर किस वक्त किसकी जिंदगी में कैंसर एकदम आधम के, उस वक्त आपकी लाइफ सारी की सारी ऐसी डिस्टर्ब हो जाती, नॉट ओनली योर्स, योर होल फैमिलीज लाइफ गेट्स डिस्टर्ब। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस का और टाइमली नॉलेज होना। So thank you very much, Dr. Devrat. Thank you very much, Dr. Tiwari. And we hope to have such events more. Thank you very much. चलिए, अब जागरूकता के बारे में आपको बताते हुए, हमने व्हाट्सएप में एक पेज शेयर किया था, एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें हमने डे 1 स्टेप 1 सब कुछ मेंशन किया था। तो इसके हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमारा ये मकसद था कि हम आप टीचर से बात करें, और फिर आप टीचर्स आगे बच्चों को ये सारी इंफॉर्मेशन दें। लेकिन बच्चों ने कितनी इंफॉर्मेशन कैप्चर करी है, इसके लिए उनको एक एक्टिविटी दें। तो वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? पोस्टर बनाना और स्लोगन डिजाइन करना। तो हमने जो भी अभी डिस्कशन किया, इसका सारांश निकालते हुए आप बच्चों को प्लीज समझाइए कि एक पोस्टर बनाएं और एक स्लोगन बनाएं, या एक स्लोगन बनाएं। जरूरी नहीं है दोनों करें, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारी स्कूल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, तो मैं पर स्कूल 100 पोस्टर्स और 100 स्लोगन्स तो एक्सपेक्ट करूंगी, क्योंकि हम 10वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। और अगर सब भी बनाएंगे तो भी 100 तो आ ही जाने चाहिए हर स्कूल से। और इसके बाद हम वो पोस्टर्स को, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत करी है, तो ये कंपटीशन की तरह से रखेंगे। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे और 3 कंसोलेशन प्राइजेस देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो फोटोग्राफ्स हम लेंगे पोस्टर्स की, ये हम डॉक्टर अक्षय और डॉक्टर देवव्रत को भेजेंगे। वो सिलेक्ट करेंगे कि विनर्स कौन है। इसके बाद एक दिन हम एक बच्चों के साथ डायरेक्ट वेबिनार रखेंगे, जिसमें कि इन पर्सन और वेबिनार दोनों होगा वो एक ही दिन पे। तो इसमें क्या होगा कि जो अभी तक जो आपने इंफॉर्मेशन दे दी वो तो हो गया, अब इसके आगे उनको और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि वो अपने पेरेंट्स तक लेके जाएं और अपने पेरेंट्स को बताएं कि अगर उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में, मतलब जो लोग उनके घर में नहीं रहते और उनके परिवार के हैं या जो उनके जानकार के हैं, अगर उनमें किसी को दिक्कत हो तो उन तक भी ये इंफॉर्मेशन जा सके। तो बच्चों ने ये सारी इंफॉर्मेशन घर पे कैरी करनी है। वो कैसे जाएगी, ये जो हम वेबिनार करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ, उसमें ये खुल के आएगी बात कि बच्चों ने घर तक क्या, घर पे क्या इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद हम अपना सेशन यहाँ पे एंड नहीं करेंगे, हम आप लोग के पास कुछ स्क्रीनिंग फॉर्म्स रखेंगे। तो जो लोग बोलेंगे कि हाँ उनको ऐसा कुछ सिम्टम है या वो चेकअप करवाना चाहते हैं, तो स्कूल में जो स्क्रीनिंग फॉर्म पड़े हैं वो इसमें एनरोल कराएंगे अपने आप को, और क्या सिम्टम है वो भी लिखा जाएगा उस स्क्रीनिंग फॉर्म में। और इसके बाद जब हमारे पास ठीक ठाक नंबर में स्क्रीनिंग फॉर्म इकट्ठे हो जाएंगे, तब हम मैक्स की टीम को बुलाएंगे या और सिविल हॉस्पिटल में उनकी स्क्रीनिंग और चेकअप करवाएंगे। तो ये एक यहाँ जाके हमारा प्रोग्राम जागरूकता एंड होगा, क्योंकि हमने पहले तो लेक्चर किया टीचर्स के साथ, फिर बच्चों के साथ, और फिर स्क्रीनिंग कराई। तो एंड रिजल्ट क्या है कि हमने कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन्हें पलवल में ये दिक्कत हुई है, और उनका इलाज करवाया।
So this is all about the program जागरूकता that we are trying to do. And हम इस पे इतना ज़्यादा emphasis इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर स्टेज पे आपकी कोऑपरेशन, टीचर्स का इनपुट बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, पेरेंट्स को स्ट्रेंथन करने में, बच्चों को स्ट्रेंथन करने में। तो प्लीज आप लोग सब इस पे हमारा सहयोग दीजिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही है। मेन तो था आप लोग से डॉक्टर अक्षय और डॉक्टर देवव्रत की बात कराना, जो कि बहुत अच्छी रही, बहुत इंफॉर्मेटिव रही। और अब आगे प्लीज आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करिए और कल या परसों में बच्चों के साथ बात करके हमें व्हाट्सएप पे अपडेट दीजिए। फोटोग्राफ्स डालिए कि आपने बच्चों से बात करी है और बच्चों ने आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह आंसर किए हैं। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम एंड होगा। बघेल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, मिस्टर पंकज पांगा, आप इसको कंक्लूड करें प्लीज। बस सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर्स को बहुत अच्छा इनपुट मिला है। टीचर्स को अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, अपने के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों को अपने घर में डिस्कशन करना, ये सब चीज़ों के लिए एक जागरूकता प्रोग्राम चला रहे हैं हम, जिसके लिए हमें पूरी उम्मीद है आप पूरा सहयोग देंगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। जिसको कोई भी क्वेश्चन है वो प्लीज अपने हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, हम उसका ठीक तरीके से जवाब देंगे और आपको सेटिस्फाई करने का पूरी यत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चलिए, इसी के साथ मैं मीटिंग एंड करती हूँ। अब इसके बाद हम व्हाट्सएप पे इंटरैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। थैंक यू।